एक दो शेयर आप और देखिए। इनफैक्ट टिप्पी का प्लीज यूनाइटेड स्पिरिट्स देख लीजिए, कल 7% ऊपर, आज 7% नीचे। ये शेयर भी दिखाई एक बार, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये 7% नीचे है शेयर, 6%। ये शेयर तो मेरे को तो कल इसलिए मैं बार बार एनालिस्ट से पूछ रहा, आपको पता होगा शायद कम से कम 10 एनालिस्ट से मैंने बात की, 10 से ये सवाल जरूर पूछा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पे क्या करें क्या करें क्या करें, क्योंकि ये 7% की ये जब समझ नहीं फीलिंग आया आती है कि कल क्यों चला था और आज ये क्यों नीचे है। नहीं, कल तो जीएसटी वाला फैक्टर्स काफी हद तक, देखिए बाजार के अंदर ना कोई रीजन तो होता ही है। अब रीजन वो कैसे कैलकुलेट होता है, उस पर कितना ओवर या अंडर रिएक्शन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जीएसटी भी लागू तो हुआ नहीं, सिर्फ दरें आई, उसमें कुछ खबर ये आई कि स्कॉच नहीं होगी, उसमें खबर ये आई कि रिसाइकल्ड ग्लास नहीं होगा। फिर बाद में ये पता लगा नहीं इनके तो जो स्टेक है, जो विजय माल्या का स्टेक है, वो जो अदर कंपनीज बाय कर लेंगी, तो नंबर ऑफ न्यूज फ्लो था। देखिए पूरा एक ग्रुप नीचे है, आज पूरा एक ग्रुप नीचे है। या पता नहीं क्या होगा 24 घंटे के अंदर, क्या स्टेक बाय नहीं होगा, या 24 घंटे के अंदर जीएसटी के बेनिफिट्स खत्म हो गए। मयूरेश ये समझ में तो आ नहीं रहा, लेकर के हम इसके अंदर करें क्या, क्योंकि पहले तो एक प्रॉब्लम थी, वो थी पॉलिसी की, कि सरकार नहीं चाहती, अलग अलग स्टेट शायद नहीं चाहेंगे अपने एजेंडा के तौर पर कि उनके स्टेट्स में शराबबंदी और शराब तेजी से फैले। हालांकि उनका रेवेन्यू अच्छा आता है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे, सोशल ऑब्लिगेशंस है, लेकिन डिमांड ग्रोथ बिजनेस को देखते हुए इसको रोका भी नहीं जा सकता। इन कंपनीज पे करें क्या। न्यूज़ फ्लो ना ऐसा होता है कि 7% शेयर्स को चला देते हैं। मेरे लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि न्यूज़ फ्लो क्या आ रहा है, मेरे लिए प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो मैं अपॉर्चुनिटी लॉस कर देता हूँ 7% 8% चलने की और 7-8% टूटने की, क्योंकि ये फ्यूचर में भी है शेयर। नहीं, काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। और आपने जो 3 मुख्य कारण बताए थे कि एक आई थिंक जो स्टेट गवर्नमेंट की इम्पोजिशन आ सकती है, बहुत बड़ा आई थिंक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है इस स्टॉक के लिए। दूसरा आई थिंक जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कल आई थिंक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया था ऑन पोर्टेबल अल्कोहल, दैट विल रिमेन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, यानी स्टेट्स कंट्रोल करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट टैक्सेस कैन गेट लेविड इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तीसरा आई थिंक जिनके रॉ मटेरियल प्राइसेस थे, स्पेसिफिकली ये ने जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल हम कहते हैं, दैट द रेवेन्यू सेक्रेटरी क्लैरिफाइड कि 18% के एम्बिट में आएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनपुट टैक्स है इन मेकिंग अल्कोहल, दैट विल प्रॉब्ली गेट अट्रैक्टेड टू जीएसटी, एंड इन दैट सेंस आई थिंक इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जिस्टिंग सिस्टम में कैसे मिलते हैं, आई थिंक वहाँ पे अभी भी आई थिंक इनक्लैरिटी है। तो आई थिंक देयर आर ऑल दीज इश्यूज व्हिच विल स्टिल प्लेग दिस लिकर स्टॉक। सो आई थिंक मैं थोड़े हद तक, जहाँ तक क्लैरिटी नहीं आती, लिकर स्टॉक से दूर रहूँगा। जी, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स अब करीब 5% की वीकनेस के साथ डे ऊपर ट्रेड करा है। मयूरेश, शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। और इस बीच एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर संजय सिन्हा हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर सिन्हा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। पहले तो ये बताइए सर, ये 9400 के आसपास अब निफ्टी आ चुका है, कई दिनों से कंसोलिडेशन एक रेंज बनी हुई है, अर्निंग सीजन हम देख चुके हैं, ऑलमोस्ट लास्ट लेग में अब हैं हम, जीएसटी रेट्स भी सामने आ चुके हैं, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम जाएं, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्या ट्रिगर्स आपको दिख रहे हैं, या फिर यहाँ से नीचे आने की भी आशंका है? देखिए, जो करीब 8,900 लेवल से जो रैली शुरू हुई थी, वो काफ़ी ब्रेथ टेकिंग रैली थी, करीब 500-600 पॉइंट की रैली हो गई। तो इसलिए संभावित है कि इस रैली के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की संभावना बढ़ जाती है। मेरा अपना मानना है कि जिस लेवल पे हम खड़े हैं, यहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट को नीचे भी आना है, तो उसके 3 मैं कहता हूँ सिनेरियो हो सकते हैं। एक, जो कि इस रैली की प्रॉफिट टेकिंग के टेम्पटेशन के कारण अगर मार्केट को नीचे आना है, तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा भी तो 5 से 7% तक की रिट्रेसमेंट होगी मार्केट में, जो कि मार्केट के लिए हेल्दी है। दूसरी सिनेरियो ये है कि मान लीजिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों एक ही साथ बाजार में बेचना शुरू कर दें। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर इन दोनों की सेलिंग प्रेशर अगर आ जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप हो सकता है 10 से 15% तक की मार्केट में रिट्रेसमेंट हो सकती है। जो इससे ज़्यादा करेक्शन है, जो हो सकता है कि 25% तक का भी हो, वो आज जो इवेंट्स दिख रहे हैं या जो फैक्टर्स दिख रहे हैं, उनसे नहीं मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ एंटिसिपेट किया जा सकता है कि इतनी बड़ी करेक्शन हो। लेकिन अगर कुछ अप्रत्याशित इवेंट हो जाए तो उसके कारण हो सकता है 25% की भी रिट्रेसमेंट हो। तो ये जो 3 सिनेरियो हैं, करीब 5 से 7% तक की, 10 से 15% तक की और 25% से ज़्यादा,
उनमें सबसे ज्यादा संभावना जो है वो है, मुझे लगता है, ये 5% तक की प्रॉफिट टेकिंग की। जो आपका सवाल था कि हम यहां से ऊपर कैसे जाएंगे, तो देखिए यहां तक हम पहुंचे हैं, इसके पीछे 2 ट्रिगर रहे मुख्य रूप में। एक तो रहा एनडीए की डिसिसिव विक्ट्री इन द स्टेट इलेक्शंस, दूसरा रहा जो परिणाम आने शुरू हो गए चौथे तिमाही के, उन परिणामों ने एक झलक दिखाया कि शायद डिमोनेटाइजेशन का जो असर इतना नेगेटिव समझा जा रहा था, उसके विपरीत हमारी अर्निंग्स ग्रोथ में थोड़ी बहुत अब अच्छी मोमेंटम शुरू हो गई है। मुझे लगता है यहां से आगे की जो जर्नी है वो जो है वो अर्निंग्स की जो मोमेंटम है वो मुख्य रूप में डिसाइड करेगी। बीच बीच में कुछ इवेंट्स जरूर आएंगे जो इसको और मोमेंटम दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मॉनसून बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया तो वो एक कारण हो सकता है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में अड़चने नहीं आई तो वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ट्रेजेक्टरी ऊपर का है ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, ट्रैजेक्टरी ऊपर की है, गिरावट है तो कुल मिला के 5% की, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी गिरावट में एक अच्छे खरीदारी का मौका भी बन जाएगा। ये बात भी भारतीय बाज़ारों के लिए अभी तक बिल्कुल समझ में आ रही है। सुब्रा, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राजेश, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या किया जाए। इस बीच 2 ऑप्शंस भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 9500 की कॉल हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा इसको लेने की। सुबह SGX निफ्टी के नंबर्स, निफ्टी का हरे निशान में ओपनिंग होने के बावजूद भी इस कॉल को नहीं लेना चाहिए था। 9500 की कॉल के अंदर क्लियरली बिकवाली देखने को मिल रही है। और एक पुट भी आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है 9400 की पुट। 9400 की पुट के अंदर खरीदारी तो आई है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं। आप देखिए 9500 की कॉल ये करीब 40% से ज़्यादा का प्रीमियम सेट कर चुकी है। 9400 की पुट के अंदर जो खरीदारी है ये महज शॉर्ट कवरिंग की वजह से है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना नीचे लाल निशान में 0.52%, ये ओपन इंटरेस्ट इसका, यहाँ से कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग है। बाजार रुक गया, ये कॉल धीरे धीरे फिर से पुट धीरे धीरे टूटने लग जाएगी। इसलिए 9400 की पुट में अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है, थोड़ा सावधान रहे। हाँ, 9500 का कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, ये बाजार अब क्लियरली इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है। इस बीच संजय जी, एक और चीज़ है मार्केट के अंदर जो हमको समझ में ये आई है कि यहाँ पे कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स ने पोजीशन बारी बारी करके संभाली, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल भी हो गया था बाजार के अंडरटोन को समझना कि पूरे बाजार में क्या हो रहा है। क्योंकि पहले रिलायंस, उसके बाद HUL, ITC, बीच में SBI, इन्होंने ऐसी हवा बनाई रखी कि ऊपर की परत तो दिख रही थी, नीचे क्या हो रहा था समझ में नहीं आ रहा था। अब ये छोटे और मझोले शेयर्स में आपका क्या व्यू है, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यूएशन की कंसर्न्स भी रहती है हमेशा की तरह। तो ये जो आपने कहा, एक्चुअली ये बहुत ही सही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सतही परत पे, सुपरफिशियल लेवल पे हमको लग रहा है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेस हो रहा है। 9400 से 9500 की निफ्टी के लेवल पे बाजार ठहरा हुआ है। लेकिन अगर आप उसके नीचे झांक के देखें तो ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में करीब करीब 15 से 20% तक का करेक्शन देके दोबारा अपनी जर्नी रिज्यूम कर ली है। पिछला साल मिड कैप्स के लिए बहुत ही अच्छा रहा। उसके इनफैक्ट अगर आप 2014 के बाद की स्थिति देखें तो मिड कैप ने लार्ज कैप्स को बहुत वाइड मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। मेरा अपना मानना है कि जो भारत की बुल रन है, हम तो उसके समझिए कि अभी स्टार्टिंग फेज में है। ये रैली तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए ये रैली में जो मेजर पार्टिसिपेशन होगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस की गेन का, उनमें मुझे लगता है कि मिड कैप की जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। तो मिड कैप में अभी भी करेक्शन हो रहा है, इसलिए एंट्री का मौका भी मिल रहा है, लेकिन आगे जाके भी मिड कैप मुझे लगता है कि लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म करेगी। जी, लेकिन आज के सेशन में और कल के सेशन में देखा है कि मिड कैप स्टॉक्स में एक तेज मुनाफा वसूली देखी गई है और आज भी वही रुझान देखा जा रहा है। एक और मेहमान इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर सौरभ मुखर्जिया हैं एम्बिट से, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर मुखर्जिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। एक और मेहमान मौजूद है इस शो में हमारे साथ, संजय सिन्हा है सिट्रस एडवाइजर से, जो मानते हैं कि यहाँ से 5 से 7% नीचे आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। 10 से 15% भी मार्केट्स नीचे आ सकते हैं। आपकी सोच क्या है, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि जो वैल्यूएशंस हैं वो कंफर्ट लेवल्स के बियॉन्ड है अभी मार्केट की। आपका भी व्यू क्या है मार्केट्स पर?
चलिए मिस्टर मुखर्जी आपसे रिकनेक्ट करेंगे, शायद आप तक ऑडियो नहीं जा रही है। लेकिन संजय जी, ये सरकारी बैंकों पर अपनी राय दीजिए। देखिए अभी एनपीए रेजोल्यूशन की काफ़ी बातें हो रही हैं और सूनर और लेटर आरबीआई एक प्रपोज एक कंक्रीट प्लान के साथ भी सामने आएगा। लेकिन क्या इन एनपीए रेजोल्यूशन की खबरों के बीच में आप कुछ बाय करने की सलाह देंगे? क्योंकि पिछले 2 दिनों के मूव के बाद थोड़ा सा जो डिस्कम्फर्ट है वो सरकारी बैंकों को लेकर जरूर हुआ है। अभी आप क्या कर रहे हैं सरकारी बैंकों में? सरकारी बैंक में जो एक रैली आई थी वो जब इस ऑर्डिनेंस की चर्चा दोबारा उभरी है तब के बाद अगर आप देखें तो उनमें रिट्रेसमेंट शुरू हो गया है। अगर आप पूरे बैंकिंग क्षेत्र को देखें तो आज भी बैंकिंग का मेजर हिस्सा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मेजर एक्सपोजर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को है। प्राइवेट सेक्टर बैंक का प्रदर्शन पिछले 2-3 साल में अगर आप देखें तो रीजनेबली अच्छा रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक की कंपैरिजन में। उसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि उनकी रिटेल बुक काफ़ी अच्छी है, दूसरा उन्होंने अपना रिस्क बहुत अच्छे तरह से मैनेज किया है, और तीसरा जो उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी है उसको ऐसा माना जाता है कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा अच्छी है। आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो जिस तरह की गतिविधि अभी ग्राउंड लेवल पे शुरू हो गई है, खास करके जो बड़े बड़े सेक्टर हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, माइनिंग एंड मिनरल्स हुआ, पावर हुआ, उसमें सरकार की पॉलिसीज के कारण काफ़ी मैं कहूँगा राहत पहुँचा है उन सेक्टर्स को। कमोडिटी प्राइसेस की उछाल जो हुई है उससे माइनिंग एंड मेटल सेक्टर को भी राहत मिला है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का आउटलुक धीरे धीरे सुधर रहा है। तीसरी जो फैक्टर है वो है मैनेजमेंट क्वालिटी। तो सरकार ने उसमें बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो का जो गठन किया है उसके बाद थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, थोड़ी सी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म बैंकिंग के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खास करके इसकी आने की संभावना है। मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ से आगे की स्थिति देखते हैं, ये बिना बैंकिंग सेक्टर के पार्टिसिपेशन के नहीं हो सकता और उसमें पीएसयू बैंक्स की पार्टिसिपेशन के बिना नहीं हो सकता। रही बात एनपीएस की, तो ऑफ कोर्स एनपीएस अब तक बहुत बड़े ड्रैग रहे हैं, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है कि एनपीएस का प्रभाव पीएसयू बैंक्स पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और उसका असर इनके स्टॉक प्राइसेस पर पॉजिटिवली पड़ना चाहिए। होपफुली सर ऐसे ही होना चाहिए। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एनपीएस का मामला जल्दी ही सुलझ जाए। इस बीच एम्बिट कैपिटल के मेरे साथ सौरभ मुखर्जी जुड़े हैं। सौरभ, शुक्रिया समय देने के लिए जी बिजनेस को। एक्चुअली मार्केट एक ऐसे फेस पे आके खड़ा हुआ है ना जहाँ पर आपका व्यू बहुत ही मैटर करता है। ऑल टुगेदर आप पहले भी ये कह चुके हैं कि मार्केट के अंदर वैल्यूएशन और कई कंसर्न्स अभी भी हैं। ये कंसर्न्स थोड़े से और डीप हुए हैं या फिर थोड़े से फेड हुए हैं? देखिए लास्ट 3-4 महीने में डीमोनेटाइजेशन के बाद भी कुछ खास दम नहीं नजर आ रहा इकोनॉमी में। बारिंग कार सेल्स के अलावा कोई भी और दूसरा आइटम में कुछ उछाल नहीं नजर आ रही। वो सीमेंट हो या बैंक क्रेडिट ग्रोथ हो या ओवरऑल ट्रक डिमांड हो या मोटर बाइक डिमांड हो। इसलिए हम चिंतित है इकोनॉमी के बारे में। जीएसटी की भी खबर नेट अगर बोलूँ तो रेट थोड़े से हायर साइड पे हैं। हमने सोचे थे थोड़े से लोअर रेट्स आएंगे। एक डी स्टॉकिंग की साइकिल नजर आ रही है अभी से लेके जुलाई अगस्त तक, जब तक जीएसटी सेटल नहीं हो जाता। सो एनबीएफसी सेक्टर में स्ट्रेस साफ नजर आ रहा है। इसलिए मेरी सलाह होगी आपके व्यूअर्स को कि केयरफुल रहें, कॉशियस रहें, ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है।